हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल गामा स्टडी पॉइंट में। यूपी टेट जो है तो आपका जो 2023 में होने वाला है उसकी सीरीज हम लेकर के आए हैं। आज इसमें हम आपको ईवीएस पर्यावरण के बारे में जो है तो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको यूपी टेट में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही कुछ जो है तो टॉपिक पर हम आपको चर्चा करेंगे तथा उससे संबंधित क्वेश्चनों को आपको बताएंगे। इससे पहले जो है तो यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी मित्रों एवं बंधुओं के साथ शेयर करिए जिससे वे भी इससे लाभान्वित। और जो है तो एक नए पैटर्न के आधार जो नया शिक्षा आयोग बना है उसी के जो है तो एक जो नया सिलेबस तैयार किया गया है उसी के आधार पर हम आपको ईवीएस के जो है तो क्वेश्चनों को और टॉपिक को बताएंगे। जैसा कि ये आपको बताया गया है पर्यावरण ईवीएस। इसमें आपको पेपर फर्स्ट जो आपका प्राइमरी लेवल है और पेपर सेकंड में जो है तो आपका जो है तो अपर प्राइमरी या फिर आप जो है तो उच्च प्राथमिक स्तर भी कह देते हैं, 6 to 8 तक होती है। यहाँ पर आपको नोट्स जो है तो 100% सफलता के साथ दिए जाएंगे। किसी प्रकार का जो है तो समझौता नहीं किया जाएगा। आपको 100% एनसीईआरटी बेस्ड तथा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं का जो है तो समावेश किया जाएगा। इसका जो है तो प्राइस जो है तो 149 रखा गया। यदि आपको इच्छुक हैं इसे लेने के लिए तो आप लेकर के अपनी तैयारी को और अधिक आसान बना सकते हैं हो सके, इसीलिए हम इसका जो है तो प्राइस 149 रखा हुआ है। और कुछ विशेषताएं जान लीजिए। तो इसमें थ्योरी होगी, आपका यूपी टेट तथा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगा आपका। आप जो है तो हमारे चैनल गामा स्टडी पॉइंट, इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे टॉपिक कौन। तो जैसा कि यूपी टेट 2023-24 ये ईवीएस का जो है तो आपका कंप्लीट सिलेबस होगा। कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से जो थीम है उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक में आपको हो जाएगा परिवार फैमिली, इसे आपको पढ़ाया जाएगा। और दूसरे में आपको हो जाएगा भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, फूड हेल्थ एंड क्लीनिटी। और तीसरे नंबर पर आपका बताएगा कि निवास स्थान, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो निवास स्थान होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल तथा जो है तो जैव मंडल में कौन कौन से जीव निवास करते हैं, मानव कहाँ निवास करता है, उसके विषय में हम आपको बताएंगे। और फिर इसके बाद 5 नंबर पर हो जाएगा पेड़ पौधे। पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे हम, कौन से पेड़ पौधे कहाँ पर उगाए जाते, कौन कौन से जो है तो वनस्पतियाँ कहाँ पर उगती हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। और 5वें नंबर पर हो जाएगा हमारा पर्यावरण। और फिर इसके बाद से 6 नंबर पर हो जाएगा निष्पक्ष। और फिर अगले नंबर पर हो जाएगा आपका स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, अर्थात जो स्थानीय स्तर से जुड़ करके जो है तो जो महत्वपूर्ण जो है तो लोग हुए हैं, व्यक्तित्व हुए हैं, जो व्यवसाय का विकास हुआ है उन्हीं के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि आप जो है तो सुंदरलाल बहुगुणा को जानते होंगे, जिन्होंने चिपको आंदोलन से जो है तो काफ़ी फेमस हुए हैं। तो इसी प्रकार के व्यक्तियों तथा व्यवसाय से हम चर्चा करेंगे। और 8 नंबर पर हम चर्चा करेंगे वाटर या पानी के कौन कौन से संसाधन होते हैं, किस प्रकार हम इसका संचय कर सकते हैं और इसके दुरुपयोग होने से तथा वाटर को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। और 9 नंबर पर आपका हो जाएगा यातायात एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में हम बताएंगे। और फिर इसके बाद अगले नंबर पर हम बताएंगे खेल एवं खेल की भावना, अर्थात जो खेल खेलते हैं उसमें किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, सहयोग तथा जो है तो एक दूसरे से मित्रवत भावना के साथ खेल खेलना चाहिए। इस प्रकार के जो है तो हम खेल की भावनाओं को बताएंगे। और फिर इसके 11 नंबर पर हो जाएगा भारत में नदियाँ, पठार, जंगल, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, इसकी चर्चा हम करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हम बताएंगे हमारा क्षेत्र, नदियाँ, पहाड़, पत्थर, जंगल, यातायात, ये आपको हम 12 नंबर पर बताएंगे। और इसके बाद जो है तो 13 नंबर पर हम बताएंगे आपको संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, जो एक लिखित संविधान है उसके बारे में बताएंगे। कौन कौन से आर्टिकल, अनुसूची तथा कितने प्रकार के संशोधन क्या क्या उसमें जो है तो प्रोविजन किए हैं, कितने मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं, इसके बारे में हम आपको संविधान में बताएंगे। और इसके बाद हम अगले नंबर पर बताएंगे आपको शासन प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, राज्य शासन,
अर्थात जो आपकी जो है तो आपने सुना होगा तो बलवंत राय मेहता जो त्रिस्तरीय जो है तो स्थायी सुशासन की शुरुआत की, जिसमें जो है तो ग्रामीण नगर का जो है तो स्थायित्व भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है तो एक सिलेबस को आपने आई होप कि इतना आप समझ लिया होगा कि जो है तो आपको क्या क्या पढ़ना है ईवीएस में टॉपिक को। और फिर इसके बाद जो है तो आपका 15 नंबर पर हो जाएगा प्रशासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय चिन्ह, मतदान एवं राष्ट्रीय एकता। इसके बाद नेक्स्ट पर हो जाएगा आपका पर्यावरण की आवश्यकता, अर्थात पर्यावरण हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार को हम इसको संचित रख करके अपने जीवन को भविष्य में प्रदूषण मुक्त एवं दीर्घायु बना सकते हैं। और फिर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। आपको पता होगा कि जिस प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण हमारे दैनिक जीवन में हम देखने को मिलता है, यदि ऐसा ही होता रहा, पर्यावरण का संरक्षण न किया गया, तो इस पृथ्वी पर जो है तो जीवन दुर्गम हो जाएगा। आपको पता होगा कि इतना प्रदूषण हो गया है कि मानव का जो है तो यहाँ पर पृथ्वी पर रहना मुश्किल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो इसका संरक्षण अति आवश्यक है, इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। और फिर अगले में होगा महत्व और उपयोगिता, की पर्यावरण का संरक्षण क्यों महत्व है और इस उपयोगी क्यों है। और इसके बाद हम पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व, अर्थात जो समाज में लोग रहते हैं उनका भी कुछ न कुछ कर्तव्य होना चाहिए इसको संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के लिए। और इसके बाद हम पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित योजनाएं, अर्थात कौन कौन सी योजनाएं जो है तो चलाई गई हैं, जो है तो आपका क्षेत्रीय स्तर पर, सरकारी स्तर पर, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार कौन कौन से जो है तो योजनाएं संचालित करती हैं। और इसके बाद जिला प्रशासन के कार्य, तो जिला प्रशासन में जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अर्थात जिस जिले में जो है तो आप रहे वहाँ की शांति व्यवस्था बनी रहे, सभी लोग एक दूसरे से भाईचारा तथा मित्रत्व की भावना से जो है तो जीवन व्यतीत करें। और फिर दूसरे में हो जाएगी भूमि व्यवस्था, और तीसरे में हो जाएगा नागरिक सुविधा, सभी को विकास के समान अवसर देना। तो आपको पता होगा समान अवसर जो है तो सभी को जो है तो एक समावेशी वातावरण दिया जाए, जिससे वे जो है तो प्रजातांत्रिक रूप से अपने विकास को जो है तो उन अवसरों में अपना विकास कर सकें। किसी प्रकार किसी के साथ जातिवाद, भेदभाव, किसी प्रकार का जो है तो मतभेद नहीं करना चाहिए, सबको समान अवसर देना चाहिए विकास के। तो ये जो है तो आपका जो है तो टॉपिक समाप्त होता है। और इसके बाद हम आज आपके सामने जो है तो वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर की चर्चा करेंगे कि वायुमंडल होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो पृथ्वी जो है तो चारों ओर से वायु से घिरी चादर से होती है, अर्थात जो हमारी पृथ्वी होती है वो चारों ओर से जो है तो घिरी हुई है वायु के विभिन्न परतों द्वारा, और जिसे कि हम वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर कहते हैं। पर पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए वायुमंडल निर्भर आवश्यक होता है, अर्थात हम जानते हैं कि जो हमारे आसपास का जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है वायु प्लस मंडल, अर्थात वायु का जो हमारा वायु के साथ जो घेरा होता है हमारे आसपास चारों ओर जो हमें दिखाई नहीं देता, उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जो है तो मनुष्य के जीवित रहने के लिए अति आवश्यक होता है। आपको भी पता होगा कि हम जो इस समय जो है तो ऑक्सीजन ले रहे हैं वह हमें वायुमंडल से प्राप्त हो रही है। तो ये जो है तो अति आवश्यक हो जाता है जीवन के लिए वायुमंडल। इसीलिए जो है तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण अन्य ग्रहों में जीवन की संभावना हम नहीं कर सकते हैं। और फिर हम चलेंगे अब वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस, अर्थात कौन कौन सी गैसें हैं, कितना इनका प्रतिशत मात्रा है वायुमंडल में, इसको हम आपको बताने वाले हैं अब। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ये दो गैसें जिनमें वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग होता है। तो आपको पता होगा सब वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपकी जो है तो नाइट्रोजन हो जाएगी, जो कि आपकी 78% है, सबसे अधिक। और फिर दूसरे नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे बड़ा भाग है दूसरे नंबर पर। तो ऑक्सीजन जो है तो आपको जो है तो वायुमंडल में 21% तक मिलती है, किंतु अब प्रदूषण के कारण इसे जो है तो 20.93% ही रह गया है, क्योंकि प्रदूषण अधिक हो रहा है। तो इसलिए वायु की गुणवत्ता, ऑक्सीजन की गुणवत्ता ही धीरे धीरे घटती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। तो इसके बाद हम नाइट्रोजन में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो इतने हम आप बता दिए। जबकि अब फिर इसके बाद
आर्गन गैस। आर्गन गैस आप जानते हो तो एक निष्क्रिय गैस होती है। आर्गन गैस जो है तो आर्गन, रेडान, जिनान ये सब आपकी अक्रिय गैसें होती हैं, तो जिनमें आर्गन गैस की मात्रा 0.93% पाई जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है तो लगभग जो है तो 0.03% हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। और इसके जो है तो अलावा शेष अदर गैस, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो है तो ये वाला पोर्शन सबसे अधिक नाइट्रोजन का पार्ट है। इसके बाद जो है तो ये आप जो ग्रीन देख रहे हैं जिसे हम अपने श्वसन क्रिया को संचालित करते हैं ऑक्सीजन के द्वारा, वो है 21%। अदर गैसों में जो है तो आपका ये हो जाएगा, इसमें आर्गन भी आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगी। तो ये वायुमंडल की गैसों के बारे में अब जान लिया है। अब इसके बाद हम अगले पर चलें, तो अगले में आप नाइट्रोजन के बारे में जो है तो जानेंगे। इसके बाद आप फ्लोरीनकृत गैसों के बारे में जानेंगे। अब हम चलेंगे मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसों के निम्नलिखित कारण हैं। अर्थात जो मानव ने स्वयं अपने जो है तो खोज, प्रविधि तथा औद्योगिक तकनीक के कारण जो है तो जिन गैसों का जो है तो निष्कासन या फिर निष्कर्ष निकलता है, वो जो है तो ग्रीन हाउस गैसें किस प्रकार से हमारे वायुमंडल को दिन प्रतिदिन जो है तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो, बाढ़, भूकंप जैसी नई आपदाओं को जन्म दे रहे हैं। तो चलिए, मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसों जो है तो निम्नलिखित होती हैं। तो आपको पता होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं, एसी और फ्रिज होते हैं, इनमें जो है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है तो ज़्यादातर यूज किया जाता है, किंतु अब जो है तो इसके दर पर इन्हें जो है तो बैन कर दिया गया है। और दूसरे नंबर पर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, और तीसरे नंबर पर फ्लोरोकार्बन्स, और इसके बाद नेक्स्ट पर हो जाएगा सल्फर हेक्साक्लोराइड। अब हम जानेंगे ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के प्रमुख कारण, अर्थात काजेस क्या हैं जो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव जो हमारे वायुमंडल में इतना अधिक हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ रीजंस अवश्य होंगे जो मानव के द्वारा ही दिए गए हैं। तो सबसे पहला होगा औद्योगिकरण, अर्थात औद्योगिकरण में विभिन्न प्रकार के जो है तो फैक्ट्रियाँ बनाई गई, कल कारखाने बनाए गए, उनसे विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट एवं रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, जिनमें जो भयानक गैसें जो है तो ग्रीन हाउस गैस आपकी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन आदि गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण जो है तो ग्रीन हाउस गैसें को जन्म मिलता है। और इसके बाद नगरीकरण, अर्थात नगरीकरण भी तेज़ी से बढ़ता है, नवीन प्रकार के जो है तो विभिन्न प्रकार के नए नगर बसाए जाते हैं, तथा मनुष्यों के द्वारा जो है तो निकला अपशिष्ट पदार्थ जो है तो विभिन्न प्रकार के जो है तो रसायन आदि जो है तो हमारे ग्रीन हाउस गैसों को जन्म देते हैं। और इसके बाद उपभोक्तिवादी संस्कृति, अर्थात मनुष्य भोग विलासी प्रवृत्ति भी आज जो है तो उसको विनाश की तरफ लेकर के जा रही है। चाहे हम आपको विभिन्न प्रकार के जो है तो उद्योग, मोटर गाड़ी तथा इस विभिन्न प्रकार के यांत्रिक उपकरण, जैसे आपका हो गया फ्रिज, कूलर, एसी, इन सभी से निकलने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोपरफ्लोरोकार्बन्स, ये सभी जो है तो ग्रीन हाउस गैसों को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ावा मिलता है। और फिर वाहनों में जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न धुआं, जैसा कि वाहनों में हम जानते हैं पेट्रोल, डीजल आदि जो है तो ईंधनों का उपयोग किया जाता है, जिनसे जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा इसके साथ इसके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैले गैसें निकल करके हमारे वायुमंडल को जो है तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिससे जो है तो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं विकराल रूप धारण कर रही हैं। और इसके बाद वनों का विनाश, अर्थात मनुष्य जो है तो वनों की अंधाधुंध कटाई करके नए निर्माण तथा नए जो है तो नगरों का जो है तो नए नगरों का जो है तो बसाया जाता है। उसके साथ ही विभिन्न उद्योगों को जो है तो वो लगा करके वहाँ पर जो है तो वनों का विनाश करके निश्चित रूप से जो है तो ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्रीन हाउस गैस प्रभावों को वृद्धि में अपना सहयोग देते हैं। तो ये जो है तो ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण को हमने आपको डिफाइन किया है। आई होप कि जो है तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपको गर्म और ठंडी वायु के बारे में। हॉट एंड एयर कोल्ड, ये क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है,
और हल्की होकर ऊपर उठती है। आपने जब भी कभी एहसास किया होगा, मान लीजिए आप जो है तो अपने घर में पानी को बॉईल कर रहे हैं, जब वो जो है तो हीट होता है तो वो जो है तो इसके कारण वेपन से हल्के हो जाते हैं और ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। आपने भी देखा होगा भाप को ऊपर उठते हुए। तो ही बात यहाँ पर, जब वायु को गर्म किया जाता है तो फैलती है, हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, जबकि जो है तो इसके विपरीत अगर ठंडी की बात की जाए तो नीचे जो है तो सघन और भारी होती है, नीचे बैठती है। इसलिए इसमें जो है तो नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु के रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र अर्थात एयर साइकिल होती है। और इसके बाद हम अब बताएंगे आपको वायुमंडल की संरचना, एटमॉस्फेयर की जो है तो स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वायुमंडल किन किन परतों से बना हुआ है, कौन कौन सी वे परतें हैं जो वायुमंडल का निर्माण करते हैं। जो हमारे आसपास जो आप देख रहे हैं चारों ओर घिरा हुआ वायु का विस्तृत फैलाव, उसकी रचना किस प्रकार से हुई है इसको हम आपको बताने वाले हैं। तो वायुमंडल हमारा जो है तो 5 परतों को विभाजित किया गया है, जो कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। तो पहला आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर, दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर, और तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा मध्य मंडल या मीजोस्फेयर, और फिर 4 नंबर पर आपका हो जाएगा बाह्य मंडल या थर्मोस्फेयर, और इसके बाद 5वें नंबर पर आपका हो जाएगा बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे, ये पृथ्वी है आपकी, ये यहाँ पर पृथ्वी है आपकी, ये यहाँ पर सबसे पहला पृथ्वी है आपके। इसके बाद आपका ये ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है। इसके बाद आपका ये समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद ये मध्य मंडल है। इसके बाद आपका ये पूरा वायुमंडल है, जहाँ पर आपको उपग्रह जो है तो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। और इसके बाद आपका ये वायुमंडल हो जाएगा, वायुमंडल हो जाएगा। तो अब चलिए हम जानते हैं क्षोभ मंडल के बारे में, ट्रोपोस्फेयर के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं, आपको बताते हैं। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। इसकी ऊंचाई जो है तो औसतन 13 किलोमीटर मानते हैं, अर्थात पृथ्वी तल से यदि हम 13 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो हमारा उस जो है तो क्षोभ मंडल की परत में हम जो है तो दायरे में आएगा। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, अर्थात जो हम इस मंडल में जो है तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, अर्थात जस हम इस मंडल के ऊपर जाते हैं तो जो है तो वायु में जो है तो ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। और फिर मौसम की सभी लगभग घटनाएं, वर्षा हो, चाहे आपका कोहरा हो, आंधी हो, या फिर तूफान हो, या फिर ओलों का वर्षण हो, इसी परत में होता है। अर्थात जो मौसम की घटनाएं होती हैं आपकी, ये जो है तो आपका 13 किलोमीटर औसतन, इसी में सब आपका बारिश होती है, इसी में जो है तो आपका तूफान आंधी आती है, और जो है तो अम्ल वर्षा भी होती है इसमें, और ओलावृष्टि होती है। और इसके बाद हम जानेंगे समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। तो क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। जैसा कि आप जो है तो हमने आपको बताया क्षोभ मंडल पृथ्वी तल से 13 किलोमीटर, और उसके बाद 13 से लेकर के आपका 50 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र आएगा, जो दायरा आएगा, उसे हम समताप मंडल कहेंगे। यह बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं पाई जाती हैं। ये और यह मुक्त होता है, इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। अर्थात इन परिस्थितियों में हम हवाई जहाज, जेट विमान जो है तो आसानी से जो है तो उड़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपको बादल दिखेगा, ना कोहरा दिखेगा, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। इसलिए जो है तो विमान के उड़ान के लिए यह जो है तो सुरक्षित होता है। और फिर दूसरे पर समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता की ओजोन गैस। आपको पता होगा कि ओजोन गैस जो है तो जिसे हम O3 भी कहते हैं, की परत जो है तो समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाले जो है तो पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट जो घातक किरण होती हैं, उनसे जो है तो रक्षा करती है, ये पता होगा आपको। तो आपने जो है तो समताप मंडल को जो है तो आसानी से समझ लिया, जान लिया। इसके बाद हम चलेंगे अगले मंडल पर आपका। तो ये जो है तो आपका जो है तो चैनल है, यदि आप 80% सीधे पूछने की गारंटी दी गई है, क्योंकि जो है तो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है तो उठाए गए हैं जो प्रीवियस ईयर पर, साथ ही साथ संभावित प्रश्न किए गए।
आप जो है तो PDF को जो है तो आप हमारे ऐप से भी जो है तो डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF दी गई है। और इसके बाद जो है तो हम कुछ जो है तो नृत्य के बारे में जानेंगे, नृत्य शैलियों के बारे में जानेंगे। कथक शैली जो है तो जो कथक शैली है, इसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। जो है तो इसको आप जानते रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी जो है तो विशेष से आपको कुछ क्वेश्चन जो है तो निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कैसे हुई, इसका राजकीय चिन्ह क्या है, पुष्प क्या है, तथा इसका जो है तो चिन्ह, इस प्रकार के जो है तो आपको पूछे जाएंगे। तो कथक शैली के जन्म उत्तर प्रदेश में, कथक का सर्वप्रमुख संस्थान लखनऊ में है। कथक के प्रमुख नायक में आपका हो जाएगा ठाकुर प्रसाद तथा विंदा देन। चर्चित व्यक्तियों में आपको हो जाएगा सितारा देवी, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। ये आपको जो है तो प्रमुख जो है तो व्यक्ति हो जाएंगे इससे रिलेटेड। और इसके बाद जो है तो नृत्य पर आप चलेंगे तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है, और बिरहा जो है आपको पूर्वांचल की जो है तो प्रसिद्ध लोक नायक परंपरा है। अब फिर इसके बाद आपका हो जाएगा आल्हा, धुरिया, कार्तिक, राहुला, ये आपका बुंदेलखंड हो जाएगा, पूर्वी बुंदेलखंड की तरफ। चरकुला, चरकुला ये जानते हैं ब्रज क्षेत्र में, मथुरा की तरफ आपको जो है तो चरकुला बनाया जाता है। और फिर रसिया की बात करें तो रसिया जो है तो नृत्य आपका ब्रज तथा बरसाना मथुरा में मनाया जाता है। कर्मा आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। मल्हार आपका कोरबी में मनाया जाता है। धुवार आपका पूर्वांचल में मनाया जाता है। इसके बाद देव आपका बाराबंकी में मनाया जाता है। इसके बाद संगीत की तरफ हम कुछ चलेंगे। तो अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को जो है तो पुटअप करें, जिसके बारे में हमने जो पढ़ा है। अब हम आपको जो है तो मूल्यांकन करने के लिए कुछ क्वेश्चनों को लाए रहे हैं कि आपने कहाँ तक सीखा है, कहाँ तक आपके जो है तो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, कहाँ तक ने आप चीज़ों को आत्मसात किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा जैविक कीटनाशक का उत्पाद है। तो जैविक कीटनाशक का उत्पाद जो है तो आप जानते होंगे कि इसमें आपका नीम हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो गंगा एक्शन प्लान को लाने के उद्देश्य में किस सुधार हेतु लिए गए हैं, अर्थात जो गंगा एक्शन प्लान आपको चलाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या रीजन है। तो इसमें आपका हो जाएगा जल की गुणवत्ता, अर्थात जो जल की गुणवत्ता आपको पता होगा BOD, बायो ऑक्सीजन डिमांड जो है तो उसी के जरिए ऑक्सीजन में जो जल की मात्रा उपस्थित होती है उसी के द्वारा इसकी गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। तो गंगा एक्शन प्लान मुख्यतः उद्देश्य जल को जो है तो गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाया जाए, जो है तो उसे प्रदूषण मुक्त किया जाए। और इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चले तो अगला में हो जाए आपका ग्रीन मफलर संबंधित है, अर्थात ग्रीन मफलर को आप जानते हो कि हम कान के लिए ढकते हैं। तो आपका निश्चित रूप से ये हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से, क्योंकि कान को ढक रहे हैं तो आपका हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। और इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर हम चले तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम को पकाने में प्रयोग होता है। क्या कैल्शियम कार्बोनेट प्रयोग होता है, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग होता है, क्या कैल्शियम क्लोराइड प्रयोग होता है, या कैल्शियम कार्बाइड होता है। तो इसमें सबसे जो है तो आप जानते होंगे कि रसायन को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि एथिलीन गैस निकलती है, जो है तो इसे जो है तो पकाने में सहायता करती है। और फिर अगले नंबर का क्वेश्चन है आपका चलने वाले पशुओं वनस्पति को कैसे बदलते हैं। चलने वाले पशु जो है तो वनस्पतियों को कैसे बदलते हैं। क्या बीज प्रकीर्णन द्वारा, क्या चुनकर करना, या रोग फैलाकर, या पर परागण द्वारा। तो ये इसमें आपका हो जाएगा चुनकर चरना। और इसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चन पर चले तो सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, अर्थात सिख धर्म के जो आपको स्थापना हुई थी या फिर इसके जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो आपको पता हो गुरु नानक देव जो है तो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद अगले पर चले तो हम अगला क्वेश्चन है आपका मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है शरीर को अच्छी प्रकार से आधार देना, शरीर के भार को कम होना, या फिर हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य कर सकते, या फिर अधिक तेज चलना। तो इसमें आपको हो जाएगा हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के विकास में जो है तो देना।
ये आपका हो जाएगा। हाँ, स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, जो कि पैर आपको चलने के काम को करेंगे और हाथ आपके जो है तो मूव एक्शन को काम करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात जो है तो प्राइमरी जो है तो उसमें उपभोक्ता कौन से होंगे? क्या मांसाहारी होंगे, क्या आपका सर्वाहारी होंगे, या शाकाहारी, या डेट्रीवोरस कहेंगे? तो आपका शाकाहारी जो है तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जबकि आप जानते हो कि उत्पादक जो है तो पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चले तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जब एक जीव का लाभ होता है तथा बिना दूसरे सहजीव को प्रभावित किए तो वो कहलाता है। जब एक जीव का लाभ होता है बिना किसी दूसरे जीव को प्रभावित करे तो कहलाता है आपका सहभोजी। अर्थात जब दूसरे जीव उसे प्राप्त करता है तो पहले वाले जीव पे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, तो आपका सहभोजी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 में भारत की पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो आपको पता होगा, बम्बई से थाने के बीच ये चली थी भारत की पहली ट्रेन। और इसके बाद अगले क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो आपको पता होगा, भारत में आरक्षण की व्यवस्था आपको पंचायती राज व्यवस्था में है, जिसमें आपका जो है तो 72वें 73 संशोधन में किया गया था कि महिलाओं को इसमें 33% आरक्षण की बात दी गई है कि इसमें महिलाओं का जो है तो प्रतिनिधित्व हो, इसलिए जो है तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। तो आज ये जो है तो ईवीएस की जो है तो वीडियो समाप्त होती है। प्रिय बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप जो है तो कमेंट में जरूर दोस्तों के साथ जो है तो शेयर करके